हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 2 और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो हमारा पीडीएफ है जो पीपीटी के फॉर्म में बना हुआ है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है टाइम टू टाइम सेंड कर देते हैं। जिन लोगों को भी चाहिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लिंक में अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, अ, लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। हर समय हिंसा की बात करने वाले हिंदू नहीं, राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता लोकसभा में। ठीक है, याद रखिए, फैक्ट है, वनडे एग्जाम में पूछेगा। और इन्होंने कहा कि जो हिंसा करने वाले बात करते हैं ना, जो हिंसा करने की बात करते हैं वो हिंदू नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सभी ने बहुत जो है आपत्ति जताया है। आगे डील करेंगे हम लोग। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो यहाँ पर आप देखोगे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी। ठीक है, अल्पसंख्यक के बारे में बात किया गया है। भारत में कितना अल्पसंख्यक है, कितने समुदाय? तो 6, याद रखेंगे कितना है, 6। पहला कौन सा हो गया? मुस्लिम। दूसरा हो गया पारसी, सिख, ईसाई, ठीक है, क्रिश्चियन और बौद्ध और जैन। 6 कम्युनिटी है। सबसे लेटेस्ट में जो अंतिम समय में जुड़ा था वो था जैन समुदाय। ठीक है, तो 6 माइनॉरिटी है। और आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 30 ये जो स्पेशल राइट देता है माइनॉरिटी को अपने भाषा, अपने लिपि, अपने संस्थान को संरक्षण करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये अधिकार मिला हुआ आर्टिकल 29-30। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखिए, बंगाल सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी। अभी अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है, और उस वीडियो में एक कपल है, उस पर जो है एक सामाजिक ग्रुप के द्वारा जो अवैध तरीके से एक जो है यहाँ पे संगठन बनाया गया है और उस पर जो है फैसला सुना के उस पर मारपीट किया जा रहा है उस कपल के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो भी देखे होंगे, वायरल हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे बात करेंगे, ये वाला देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, नहीं है। इसका जो अध्यक्ष वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग हो। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे रह चुके हैं, तो वही लोग जो हैं एलिजिबल रहेंगे इसके जो है अध्यक्ष बनने का। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। और इस आयोग में एक मेंबर महिला के रूप में रहेगा, याद रखेंगे, महिला के रूप में। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। और ये पश्चिम बंगाल में जो वीडियो वायरल हो रहा है इस कारण से न्यूज में आ गया है। तो इन्होंने, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने कहा है बंगाल सरकार को कि आप एक टीम बनाएं, उस टीम को जो जहाँ पे ये घटना हुआ है वहाँ पर भेजें, वहाँ पर रिपोर्ट को छानबीन करें और हमें रिपोर्ट सबमिट करें जल्द से जल्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। और देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है, आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग सुना है ना? अब सुनेंगे लोकल वार्मिंग क्या होता है, ये फर्क जान लीजिए। अब पहले पहले हम जानते थे ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक जो गर्म हो रहा है, पूरा विश्व जो गर्म हो रहा है उसके बारे में। लेकिन आप देखोगे अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात आ गया है, पानी पड़ना चाहिए, पानी पड़ भी रहा है, लेकिन कई जगह अभी जो है लू का चपेट है, अभी भी गर्म वहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसी को बोलेंगे लोकल वार्मिंग। तो ये लोकल वार्मिंग जो है ना, वो कोई वैश्विक घटना के कारण नहीं हो रहा है वहाँ पे गर्म, बल्कि वहाँ का लोकल जो है घटनाओं के कारण वहाँ पे गर्म देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल जब मैंने पढ़ा, यहाँ पे मेंस वगैरह में पूछता है कि आप लोकल वार्मिंग से क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, लोकल वार्मिंग होता कैसे, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और सरकार ने इसे निपटने के लिए क्या क्या हालिया या कदम उठाए हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे, तो लोकल वार्मिंग वही बताएं, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली के मामले में देखेंगे, दिल्ली में अभी भी गर्म है। ठीक है, तो गर्म है तो वहाँ पे जो घर का स्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया हुआ है, नलियाँ वगैरह बनाया हुआ, वहाँ पे क्या होता है, हवाएं जो है ना गर्म मतलब फंस के रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया गया है कि जो हवा है, गर्म हवा है, वो जो है वहाँ पे फंस जाती है। जैसे बड़ा बड़ा मंजिला बना दिए हैं, इमारत बना दिए हैं, कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हीट को क्या करता है, फंसा के रखता है और कुछ समय तक वहीं पर रहता है। इस कारण से लोकल वार्मिंग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लोकल वार्मिंग के क्या कारण है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कारण आप देखोगे कि ऊंची ऊंची इमारतें और जो गलियां वगैरह होता है, संकरी पतली पतली, वहाँ पे हवा फंस कर रह जाता है, ये कारण हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लिख देते हैं मकान वगैरह लिख दो। ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा और आंसर लिखिएगा। अलिनो इफेक्ट के कारण भी हो रहा है। अलिनो में क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी जेपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ था और सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन पूछ दिया अलिनो के बारे में, 3-4 स्टेटमेंट बना दिया, बोला कि इसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अलिनो जो है गर्म हवा जो है ओके रिस्पॉन्सिबल है अलिनो। अलिनो का इफेक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, सूखा का प्रभाव पड़ेगा, वर्षा कम होगा, ठीक है। तो हो गया। तीसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ, आप देखो ठंडक के मौसम में जो उत्तरी भारत है जैसे दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह में वर्षा होता है ना, तो वो जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ पे वर्षा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट गर्म हो जा रहा है, वहाँ का मौसम जो है गर्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिख देते हैं। 3 हो गया। और क्या कारण हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे और भी कारण है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, बंद कमरे, वायुमंडल में कार्बन का अधिक मात्रा, ठीक है, और पहाड़ वगैरह का खनन। अब दिल्ली में देखोगे जो अरावली वाला जो पर्वत है ना, उसका इतना खनन कर दिया गया है कि जो राजस्थान से जो गर्म हवाएं चल के आ रहा था, जो उसको रोकने का काम करता था पहाड़, वो पहाड़ को हटा दिया गया, तो गर्म हवा तो दिल्ली में आ गई ना, समझ रहे ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है पहाड़ी और हरित क्षेत्रों का खनन को लेकर भी है यहाँ पे। तो इन कारणों से जो है लोकल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। क्या प्रभाव होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे, समाज पे, देश में, तो इसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मधुमेह जैसी बीमारियां होगा, साथ ही किडनी वगैरह जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये तमाम जो है प्रभाव देखने को मिलता है और आप इसे ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो वन को काटना, जो शहरों में वन होता है उसको काटना और बड़े बड़े इमारतें को खड़ा करना कहीं ना कहीं लोकल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाइएगा, अपने आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कानून की जगह, ठीक है। इस आर्टिकल में हम लोग क्या देखेंगे, तो कानून की जगह अभी क्या हो रहा था, ब्रिटिश काल में जो कानून बना था ना, जैसे कि आईपीसी 1860 बना था, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना था, फिर एविडेंस एक्ट बना था ना, उसको फॉलो कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के लिहाज से, वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। तो हमारा नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, भारतीय साक्ष्य संहिता हो गया, समझ रहे ना। तो ये तीनों कानून आया है। इसमें क्या फायदे हैं आपको बता दें, तो यहाँ पे जो है ना न्याय दिलाने पे फोकस किया गया है, जल्द से जल्द, ठीक है। पहला ये हो गया। यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा क्या फायदे हैं और चैलेंजेस क्या है, क्या चुनौतियां हैं, वो भी बात करेंगे हम लोग, क्यों इसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस कानून का। तो आपको बता दें यहाँ पे 0 FIR, कल भी मैंने बात किया था, FIR के बारे में बात किया गया है। फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। आप संसद टीवी देखोगे, वहाँ पे एक्सपर्टीज का राय देखोगे, तो यहाँ पे यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। 0 FIR, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट जो रेप का केस में या कंबाइंड रेप का केस में अगर आएगा तो वहाँ पे 7 दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगा, ये हो गया। साथ ही यहाँ पे जो राजद्रोह जो शब्द था पहले, राजद्रोह को हटा के देशद्रोह कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो है जो ट्रक ड्राइवर का जो यहाँ पे हड़ताल चला था, आपने देखा होगा, ट्रक ड्राइवरों को लेकर जो प्रावधान किया गया था उसको लेकर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। खैर अभी हम लोग क्या बात करेंगे, बाल यौन शोषण के बारे में त्वरित कार्रवाई होगा। ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट में क्या है, इसका शोषण मतलब इसका नेगेटिव पक्ष ये है कि ये जो है पुलिस को मनमाना पावर दे रहा है। पुलिस को क्या दे रहा है, मनमाना पावर दे रहा है, इसलिए जो है विपक्ष इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आगे डील करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए मानवाधिकार का हनन होगा। यहाँ पे नेगेटिव पक्ष में आप यही लिखोगे कि मानवाधिकार का हनन होगा यहाँ पे, क्योंकि आप हथकड़ी लगा रहे हो मानवाधिकार। साथ ही पुलिस को मनमाना पावर दे रहे हो, ठीक है। तो इससे ये जो यहाँ पे क्या होगा, शोषण का संभावना बढ़ सकता है। नेक्स्ट मूव करेंगे भिड़े का तंत्र, वही वेस्ट बंगाल वाला केस अभी जो हमने डील किया था। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, आपने एक शब्द सुना होगा कंगारू, बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं तो बहुत लोग पहली बार सुन रहे हो। कंगारू कोर्ट क्या होता है, कुछ लोगों का समूह बना और फैसला कर दिया कि हाँ यहाँ पे ये दोषी है, इसको सजा दो। तो इसी पे कंगारू कोर्ट जो है चर्चा में आ गया। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है अवैध कोर्ट, जिसका कोई मान्य नहीं है, अवैध कोर्ट, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे कंगारू कोर्ट भी देखोगे हम लिखा हुआ है कि कंगारू कोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा सभा या सामाजिक मसलों पर महज आरोप के बाद आनन फानन में फैसले कर दिया जाता है। 10 लोगों का ग्रुप बनाया और बोला कि देखो ये जो समाज के लिए सही काम नहीं कर रहा है, इसको सजा दो, इसको मारपीट किया जा रहा है, ठीक है, कुछ भी किया जा रहा है उसके साथ, तो उसी को कंगारू कोर्ट बोलते हैं, जो कि अवैध होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
फिर देख लीजिए सदन का गरिमा, सदन का गरिमा को लेकर मेंस वगैरह में पूछता है कि सदन की गरिमा जो यहाँ पे गिर रहा है तो उसको मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए। वहाँ पे पक्ष और विपक्ष जो संसद जो चुन के जाते हैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में, उनका क्या काम होगा कि आप सार्थक चर्चा करें, ठीक है, आप वहाँ पे आउटपुट दे ऐसा कि जो देश हित में हो। जैसे भारतीय संसद की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करना हर एक राजनीतिक दल और निर्वाचित संसद का जो है कर्तव्य होना चाहिए। इस लिहाज से यहाँ पे आरोप जो प्रत्यारोप जो लगता है एक दूसरे पर लगाया जाता है, उसके बजाय जो है रचनात्मक विचार विमर्श करें, वाद विवाद करें और सार्थक बहस करें। बहस ऐसा नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, सार्थक बहस होना चाहिए, तब जाके हमारा जो संसाधन है, हमारा जो समय है, उसका सही से यूटिलाइज होगा। तो मेंस में आप जो है कोटेशन या कंक्लूजन में ये सब चीज़ आप लिख सकते हो जब संसद से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तब। फिर देखिए जब इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना आप, जब मेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा तो इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे पूछता है कि अगर डीएम बनना चाहते हैं या आईपीएस पोस्ट के लिए आप भरे हो, ठीक है, आईएएस पोस्ट के लिए भरे हो, ठीक है, या स्टेट अगर बात करें तो सिविल सर्वेंट में जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, तो वहाँ पे पूछता है कि भीड़ को प्रबंध करने के लिए, मान लीजिए आप जिस इलाका में है वहाँ पे मेला वगैरह लग रहा है और वहाँ पे जान माल मतलब बहुत भीड़ की स्थिति हो जाती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो उसके लिए आपको इस आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। देखिए जैसे तीर्थ स्थलों में, जैसे अभी आप देख रहे हो केदारनाथ वगैरह में आप देख रहे हो, वहाँ पे जो पर्यटन लोग हैं, जो भी टूरिस्ट लोग गए हैं, जो भी गए हैं, वहाँ पे अचानक से आपदा जो आ जा रहा है तो उसमें जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि शासन जो प्रशासन है वहाँ पे पहले से मुस्तैद रहे, पहले से जो व्यवस्था करके रहे, ठीक है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका में हो या मेला वगैरह में हो, तो मेला का जो समिति होता है, जो मेंबर होते हैं उनका और जिला प्रशासन के बीच में जो समन्वय का काम होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेला समिति होता है या मेला लग रहा है तो वहाँ पे क्या व्यवस्था होना चाहिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए, फिर साथ में साथ अग्निशमन का व्यवस्था होना चाहिए, समन्वय का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो मेला का जो कोर मेंबर लोग हैं उनके साथ बातचीत होते रहना चाहिए, सीसीटीवी की बात होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये तमाम बेसिक चीज़ होना चाहिए, तब जाके हम लोग आपदाओं से जो आपातकाल जो अचानक से हो जाता है उससे निपट सकेंगे हम लोग। नेक्स्ट व्यवस्था करेंगे अव्यवस्था को लेकर। देखिए हमारे देश की कल्चर क्या रहा है ना कि जब प्यास लगेगा तभी तो कुआं खोदेंगे, तो ऐसा जो है यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर जो आर्टिकल है, जो छोटे निकाय हैं, जो नगर परिषद है, जो पंचायत है, उनके पास संसाधन का अभाव होता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े जो म्यूनसिपल होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनके पास तो फंड आता है टैक्स के माध्यम से, तो फिर भी जो है जल निकासी को लेकर जो अभी वर्षा हो रहा है तो जल जमाव हो जा रहा है, तो इससे आम जनता को परेशानी होगा। तो ऐसे में जल निकासी के लिए आप व्यवस्था पहले से क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या है उसको बता देते हैं आपको। समस्या पूछता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या समस्या है, तो भाई भतीजावाद ये समस्या है। फिर यहाँ पे क्या है, करप्शन, ठीक है। साथ में क्या है, अवैध रूप से जो यहाँ पे पैसों का बंटवारा होता है। ये तमाम जो है आपको नेगेटिव पक्ष निकालना है पंचायतों में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए शराब को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है, शराब पीने से क्या क्या नुकसान होता है। आपको बता दें एक आंकड़ा है कि 26 लाख लोग जो है ना शराब पीने से मौत हो जाता है पूरा विश्व में। अगर नशा करने वाला या नशीली दवाओं को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, जिसमें कि स्नैक बाइट भी आजकल लोग नशा करते हैं, लोग नशा के लिए स्नैक से कटवा रहे हैं। अभी जो इन्फ्लुएंसर था, क्या तो नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एल्विस यादव करके शायद नाम है ना, वो भी स्नैक बाइट के नाम पे अभी भी उस पर जो है कार्रवाई चल रहा है, ठीक है। तो नशा के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या है, लगभग अगर आप देखोगे नशा के मामले में 30 लाख लोग हर एक साल मर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है इंपॉर्टेंट क्या है, बीपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है कि वहाँ पे शराबबंदी को लागू किया गया था, शराबबंद है वहाँ पे 2016 से ही, तो इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आए, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सब क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है अगर शराब पीते हैं तो लीवर से का जो प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ HIV, टीबी, निमोनिया जैसे जो बीमारियों के लिए आप संवेदनशील हो सकते हैं। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब जो है दिल का दौरा, दिल का बीमारियों से जो है आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो ये है यूक्रेन के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के क्या है, इनका नाम है राष्ट्रपति है, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति है। तो ये जो है अब बोल रहे हैं कि युद्ध को समाप्त करने के लिए हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं। मामला क्या है, ये जो है ना नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं, कौन, यूक्रेन का। और रसिया बोलता है कि नाटो का मेंबर मत बनो, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी जो है 2014 में आप एक घटना देखेंगे कि रसिया जो है क्रीमिया, ये जो क्रीमिया देख रहे हैं यूक्रेन का पार्ट है, तो रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। 4 और भी जो है
एरिया को कब्जा किया हुआ है? डोनेस्क, याद रखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है। डोनेस्क, जापोरिजिया, लुसांग, क्रेशान। बोल देगा कि यूक्रेन का जो है, यूक्रेन में कौन कौन सा जो है शहर है जो है यूक्रेन का है, तो ये जो डोनेस्क भी किसका था? यूक्रेन का था, जिस पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है। जापोरिया, जियावी, लुसांग और क्रेशान और क्रिमिया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात करेंगे जो 3 नए कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर साक्ष्य संहिता। तो इसमें अगर हम लोग बात करें नेगेटिव पॉइंट का, तो जो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष जो है इस पर आलोचना इसलिए कर रहा है कि ये जो है ना बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया है, क्योंकि पिछले बार जो है मेजोरिटी नहीं था विपक्ष का, ये हो गया बिना बहस का ही इसको पास कर दिया गया है। साथ ही पुलिस को जो यहाँ पे मनमाना पावर दिया गया है, साथ ही यहाँ पे हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और बताते हैं आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन पूछेगा तो, कि अभी जो 3 नए कानून जो पारित किए गए हैं उससे जो है लोकतंत्र को मजबूत करने में या न्याय को सुलभ पहुंचाने में किस तरह कारगर होगा, और इसकी जो समीक्षा कीजिए, तो समीक्षा में नेगेटिव पॉइंट भी आपको लिखना है। साथ ही आपको यहाँ पे बता दें, नेगेटिव पॉइंट में तो इतना हो गया। पॉजिटिव पॉइंट में आप यहाँ पे यह लिखोगे, हाँ, यहाँ पे राज्यों से जो है विचार विमर्श नहीं किया गया, क्योंकि जो कानून है तीनों ये समवर्ती सूची में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो यहाँ पे जो है राज्यों से विचार विमर्श नहीं किया गया। तो इतना लिख के आप विपक्ष के बारे में बता देना आपको नेगेटिव पॉइंट पे। सकारात्मक पॉइंट पे क्या बात करना है आपको, सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट पे क्या बात करना है, तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है, न्याय जल्दी मिलेगा, मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर भेजना है, चार्जशीट होता है, ठीक है, उसको 90 दिनों के भीतर, एफआईआर अगर होता है तो 90 दिनों के भीतर आपको चार्जशीट फाइल करना है। ये जो 90 दिन है ना, उसकी संख्या बढ़ भी सकता है, न्यायालय इसके लिए डिसाइड करेगा। साथ ही आपको बता दें, फॉरेंसिक जो दल है ना, जो फॉरेंसिक टीम है, उसको जाना होगा जहाँ पे ये घटना होगा, ठीक है। तो ये सब जो है अच्छी अच्छी बातें हैं। साथ ही आपको बता दें, और मॉब लिंचिंग को भी इसमें शामिल किया गया है, और जैसे कि शादी करने का जो झूठा वादा करके फिर जो शारीरिक जो संबंध बनाते हैं उसको लेकर भी यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रावधान को शामिल किया गया। सारे अच्छे अच्छे चीज़ों को इस पर कवर किया गया। क्रिटिसाइज में जो है साइबर अपराध को लेकर, हाँ, साइबर अपराध को लेकर ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रावधान शामिल नहीं किए गए, तो क्रिटिसाइज लोग जो है, जो आलोचक हैं, वो लोग इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये तमाम फैक्ट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और कुछ बच रहा है क्या? जी हाँ, देखिए, अभी जो विपक्ष बोल रहे हैं कि हमारे साथ विचार विमर्श किए बिना ही कानून को जल्दी में पारित कर दिया गया, तो ये हमारे हैं होम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि जिनको भी शिकायत है आप हमारे साथ आएँ, बातचीत करें, इस पर जो है हल निकालेंगे, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारा जो नीति है ना, जो एक्ट है, उसको संसदीय समिति के द्वारा और सदनों के जो है समर्थन के द्वारा इसको पास किया गया। तो आप इस पे ऐसा नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे मनमाना तरीके से इसको पास कर दिया गया। पहला ये हो गया। दूसरा कि तमिलनाडु सरकार ने बोला था कि आप जो न्याय संहिता, जो हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता हिंदी शब्द है ना, तो इन्होंने कहा कि आप हिंदी को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अदर लैंग्वेज को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हमारा जो कानून है ये 22 भाषा में उपलब्ध रहेगा। जो हमारा 8th शेड्यूल है ना, संविधान का 8th शेड्यूल, उसमें जो 22 भाषा है, तो उन सभी भाषाओं में जो है इसका वर्णन है। तो आपका जो है आपत्ति सॉल्व हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो औपनिवेशिक काल में जो कानून था ना हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, एविडेंस एक्ट, वो दंडात्मक प्रावधान करता था। लेकिन जो नया कानून है वो हमारा न्याय जल्दी से जल्द पहुंचे, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। 0 एफआईआर के बारे में बात करता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, आपको रिसीविंग मिलेगा। इसके बाद जो संगठित अपराध होते हैं, आतंकवाद होता है, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या कर दिया था, ये सब सभी प्रावधान को इसमें शामिल किया गया है। फिर मूव करेंगे हम लोग आरबीआई और आसियान। देखिए, आसियान में 10 मेंबर होते हैं। तो आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक है, और आसियान जो कि जिसमें फिलीपींस, सिंगापुर, लिख लीजिए बीपीएससी में आ रहा है ये वाला, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, ये 4 देशों के साथ जो है ना खुदरा भुगतान के लिए एक मंच बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग जो है रिटेल का जो ट्रांजेक्शन हो सके। तो प्रोजेक्ट नेक्सस याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रोजेक्ट नेक्सस, ये क्या है? तो ये खुद आरबीआई का पहल है, आरबीआई और आसियान देशों के बीच का पहल है। दोनों जो है आपस में क्या करेंगे, फास्ट पेमेंट सिस्टम को अपनाया है, ध्यान रखेंगे ये। और बेसल सिस्टम भी क्या है, तो बैंकों से जुड़ा हुआ सिस्टम है। ये देखिए, राज्यपाल है कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, और वहाँ के सरकार जो है ममता बनर्जी को, उनको बोला गया है कि आपके यहाँ जो घटना घटा है, जो हम लोग बात कर रहे थे कंगारू कोर्ट के बारे में। देखिए, कंगारू कोर्ट के बारे में कि ये लोग जो 10 लोगों का ग्रुप बना के, और जो सोशली जो यहाँ पे फैसला कर दिया जा रहा है, और वहाँ पे कपल को पीटा जा रहा है डंडा से, बात से, ये सही नहीं है, आप हमें रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे राज्यपाल हैं जो बोस है, क्या नाम है इनका, आनंद बोस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछ लेता है।
वनडे एग्जाम में। तो इनको बोला है कि आप रिपोर्ट हमें दीजिए जल्द से जल्द, और अगर आप नहीं दे पाते हैं, अगर यहाँ पे आप अपराध को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप इस्तीफा दे दीजिए। फिर देख लीजिए यहाँ पे ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ होगा? भारत में होगा। ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत जो है ना, साथ ही यहाँ सुनिश्चित भारत यह चाहता है कि एआई का लाभ सभी के लिए सुलभ हो। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो लाभ है सभी के लिए इजिली अवेलेबल हो और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे। तो एआई का जो यूज़ है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, हर क्षेत्र में एआई का यूज होता है, मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। नए कानून के तहत जो पहली बार जो प्राथमिकता हुआ है ना, जो नया कानून लागू हुआ, अब पहला एफआईआर जो दर्ज हुआ हरिद्वार में हुआ। वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसको पूछ लेगा। ठीक है, कहाँ है? हरिद्वार में। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो हिंदू फोबिया नहीं, अभी क्या हो, जो संघ है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने आरोप लगाया, जो राहुल गांधी है विपक्ष नेता, उन्होंने हिंदुत्व को हिंसा के साथ जोड़ा। तो इन्होंने कहा कि ये जो है पूरा हिंदू समाज के लिए जो है अशोभनीय है, ये सही नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग जो है ना हिंदू को बदनाम करते हैं, सेकुलर के नाम पे जो है हिंदू के साथ प्रताड़ित करते हैं। और इन्होंने कहा कि ये लोग जो है ना भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का भी प्रयोग किया है, जो विपक्ष के लोग हैं, भगवा आतंकवाद। ठीक है, यहाँ पे जो है देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का भी जो है इन्होंने ही अपना मुहिम चला रखा है। ये लोग क्या करते हैं कि सब लोग अपने धर्म का फॉलो करें, लेकिन हिंदू से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो सेकुलर बन के रहें, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने आरोप लगाया है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हमारे थल सेना के प्रमुख, क्या नाम है इनका? उपेंद्र द्विवेदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीवीआई है, लिख लीजिए इसको। हमारा देश 2047 तक जो है ना डेवलप बनने के लिए क्या है, संकल्प है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही जितने भी वर्तमान चुनौतियां हैं, चाहे पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे चाइना को लेकर हो, उससे निपटने के लिए हमारी सेना तत्पर है, ध्यान रखेंगे इसको। ये हमारे थल सेना प्रमुख कह रहे हैं। हिंदू फोबिया ये शब्द है ना, लेकिन हिंदू फोबिया जो है ना शब्द काफ़ी न्यूज़ में रहता है। हिंदू के साथ जो प्रताड़ित होता है, जो विदेशों में जो हम हिंदू लोग रहते हैं और उनके साथ जो वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है, प्रताड़ित होता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, तो इससे क्या होता है, हिंदुओं में डर बना हुआ है। उसी को लेकर हिंदू फोबिया शब्द है, चर्चा में रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, हिंदू फोबिया का आशय क्या है? हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति जो विरोधी और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार करने से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। दक्षिणी चीन सागर में आपको पता ही है, चाइना जो है डोमिनेट करना चाहता है अपना एरिया में, और जो भी आइलैंड वाले जो कंट्री है, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, उसको दबाना चाहता है। तो यहाँ पे बात करेंगे शेनडोंग क्या है, तो एक वाहन पोहतक है चाइना का। शेनडोंग क्या है? जहाज है चाइना का, और ये डिप्लॉय कर रहा है वहाँ पे, ताकि वहाँ के जो भी आइलैंड है, जो छोटे मोटे कंट्री है, उसको दबा सके। तो आपको बता दें, जो साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी जो है, चाइना इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रिजर्व है, मिनरल्स है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, तो उसका यूज करना चाहता है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। उस अभ्यास का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार। फ्रीडम एज बोलेगा, फ्रीडम एज किस देशों के बीच में जो है युद्ध अभ्यास होता है? जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। और जो नॉर्थ कोरिया जो है ना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, उन्होंने जो है मिसाइल परीक्षण किया है, और उन्होंने इस संगठन को, फ्रीडम एज को, क्या नाम दिया है? एशिया का नाटो, एशिया का नाटो बोला है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये रहा, समय कितना हो गया? 23 मिनट हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, और ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। जो लोग जुड़े हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है, जो लोग नहीं जुड़े वो लोग भी जुड़ लें, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा ये एफर्ट, तो अपना जरूर फीडबैक दें। बहुत लोग फीडबैक करते हैं, उनको तुरंत रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।